आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले हम लोगों ने कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देखा हुआ है। उसी तरह से है दो तरह का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा। पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा वाला रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर संयोजन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसमें हम रेजिस्टेंस को एक के बाद एक इस तरह से कनेक्ट करते हैं। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3। और यहाँ पर हमने एक सेल लगाया हुआ है। सेल की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक विभवांतर, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, वो है V। और इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। सेल से जो करंट आ रहा है, सपोज वो I करंट है, वो I करंट सारे रेजिस्टेंस में से फ्लो होता है। मतलब करंट इस कंडीशन में सबके लिए सेम रहता है। आपको याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस में से, सभी प्रतिरोध में से करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम करंट ही फ्लो होता है। लेकिन जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सबके लिए अलग अलग रहता है। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3। तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? नेट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कुल विभवांतर, वो है V। और V को हम लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कुल विभवांतर अगर हमको पता करना हो तो इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। अगर हमको ये पता लगाना है कि इन तीनों रेजिस्टेंस का रिजल्ट कितना निकलेगा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध। उसको मैं RS लिख रहा हूं सीरीज के लिए, और वो रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी ज्यादा होंगे तो इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट आ रहा है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा है। आपको याद होगा हमने कैपेसिटर पढ़ा था, उसमें सीरीज में जब करते थे तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से आता था। तो यहाँ उसका उल्टा आ रहा है। इसका मतलब अगर हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस अगर हमको बढ़ाना है तो फिर हम उन रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं। दूसरा वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर संयोजन। उसमें हम रेजिस्टेंस को इस तरह से लगाते हैं कि सारे रेजिस्टेंस जो हैं उन सबके एक टर्मिनल सेल के या बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं, और दूसरे टर्मिनल, दूसरे बैटरी के जो दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, उस पर कनेक्ट होते हैं। आप देखेंगे सारे रेजिस्टेंस जो है उनके एक टर्मिनल जो है पॉजिटिव एंड पर कनेक्ट कर दिए, और सभी के दूसरे वाले टर्मिनल्स हमने नेगेटिव एंड पे कनेक्ट किए हुए हैं। सेल या बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर आता है वो V है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच बैटरी या सेल लगा हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर V रहेगा। सारे रेजिस्टेंस भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच लगे हुए हैं, इसलिए सारे रेजिस्टेंस का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस भी V रहता है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। सेल से जो करंट जा रहा है वो है I। यहाँ पर आने के बाद में उसको तीन ब्रांच में बंटना पड़ता है। तो इधर जो करंट जाता है उसको बोलते हैं I1, यहाँ जाता है I2 और यहाँ जाता है I3। ये I1, इधर से I2, इधर से I3, तीनों मिल जाते हैं, वापस फिर से बन जाता है I। तो इस तरह से जो नेट करंट है, इसमें जो नेट करंट की बात करेंगे हम लोग, या कुल धारा, वो आ जाएगी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो कुल धारा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इसमें नेट करंट निकालते हैं। और इसमें अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध को हम बोलेंगे आरपी, पैरेलल के लिए आरपी। लेकिन इसका फॉर्मूला रहेगा 1/rp इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसे अगर और ज्यादा होंगे तो आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आप याद रखें पैरेलल में इस तरह का फॉर्मूला आएगा। और अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है कि सर्किट का रेजिस्टेंस घटाना है, कम करना है, तो आपको पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा। बढ़ाना है तो सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ और वैल्यू लाना है तो फिर दोनों का एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे बोला गया कि भाई हमारे पास में बहुत सारे रजिस्टर्स हैं और ये बहुत सारे जो रजिस्टर्स हैं इनमें से हर एक की वैल्यू जो है वो 3 ओम है। रजिस्टेंस जो है वो ओम में रहेगा, हर एक की वैल्यू 3 ओम है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपको अगर 9 ओम लाना है तो कैसे कंबाइन करेंगे, 1 ओम लाना है तो कैसे कंबाइन करेंगे, 2 ओम लाना है तो कैसे कंबाइन करेंगे, 4.5 ओम लाना है तो कैसे कंबाइन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कोई आ सकता है, कितने रेजिस्टेंस लगेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहले 9 की बात करते हैं। आप याद रखना कि जब भी हम सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, तो 3 + 3 + 3 कर देंगे, 9 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हमको 9 चाहिए तो हम तीनों को सीरीज में लगा देंगे। फिर बात करते हैं 1 ओम की। 1 ओम बहुत ही कम दिख रहा है हमको इन सब में। और आपको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो सबसे कम से भी कम आंसर आता है, मतलब 3 से भी कम आंसर चाहिए तो हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए। तो इन तीनों को लगाएंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी कि 3/3। और 3/3 का मतलब 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको 1 ओम मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन से, ये मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अब बात करते हैं हम 2 ओम की। अब 2 ओम जो है वो 3 से कम तो है, लेकिन हमको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से तो 1 आंसर आ रहा था। इसका मतलब 2 ओम लाने के लिए हमको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अब 2 कैसे आ सकता है, थोड़ा उस बारे में सोचे हम लोग। अगर हम 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो 3 + 3 हो जाता है 6। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ऐसा लगाया 3 + 3, ये हो गया 6। और एक और को अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो 9 हो जाएगा। ये तो करना नहीं है हमको। अगर हम उसको पैरेलल लगा के देखें तो 3 और 3 6, 6 और 3 को पैरेलल लगाएंगे तो 1/पैरेलल आरपी 1/6 + 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 1 + 2 यानी कि 3/6, 3 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम 1/2। 1/rp की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब rp की वैल्यू हो गई 2। तो 2 लाने के लिए हमको 2 सीरीज और एक पैरेलल लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 4.5 ओम की। ये 3 से बड़ा दिख रहा है हमको, 3 से बड़ा है, इसका मतलब 3 में कुछ ऐड करेंगे तो 4.5 आएगा। 3 में हमको कितना ऐड करना चाहिए, 3 में अगर हम 1.5 ऐड कर दे तो हमको 4.5 मिल जाएगा। इसका मतलब 3 तो पहले आएगा ही, उसमें हमको 1.5 ऐड करना है। तो 1.5 कैसे बनाएंगे, 1.5 का मतलब होता है 3/2। इसका मतलब हमको 2 जो है वो पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ये 3, ये 3 और ये भी 3। अब ये तो 3 वैसा का वैसे ही है, और ये और 3 का मतलब हो जाता है 1/3 + 1/3 यानी 2/3। सीधा करेंगे 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। तो ये 3 और ये 1.5 डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4.5। तो इस तरह से हमको जो रेजिस्टेंस चाहिए उस तरह का रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कितने रेजिस्टेंस उसमें लगेंगे और कैसे उसका कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसमें हम लोग 4 रेजिस्टेंस का यूज करते हैं।
आप देखेंगे यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस हमने लगाए हुए हैं, वो हैं P, Q, R, S। ये पॉइंट्स हैं ABCD। यहाँ पर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग धारा मापी, और इसका काम ये होता है पता लगाना कि भाई सर्किट में करंट है कि नहीं है। उसके बाद उसको पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा के रखा हुआ है, की लगा के रखा हुआ है, एक की यहाँ पर भी। अब हम क्या करेंगे, 4 रेजिस्टेंस हमने लगा दिए हैं और हम इस वाले स्विच को ऑन करेंगे। जब इसको ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है और सभी में करंट फ्लो होने लगता है। फिर हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करके देखते हैं, की को ऑन करके देखते हैं, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें ऐसा एक पॉइंटर होता है, एक मीटर होता है, जैसे गाड़ी के अंदर मीटर होता है स्पीड दिखाने वाला, उस तरह का रहता है। तो जैसे हम टच करेंगे तो ये जो इसका पॉइंटर है, जो कांटा है, वो लेफ्ट में या फिर राइट में मूव करता है। या तो वो लेफ्ट में जाएगा या फिर वो राइट में जाएगा। अगर वो लेफ्ट या राइट में जा रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड नहीं है, वो संतुलित नहीं है। लेकिन अगर वो हिलता ही नहीं है, जहां है वहीं रहता है, मतलब जीरो शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर रहता है, मतलब P/Q = R/S। ये हमको याद रखना है, छोटा सा प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है कि अगर हम सारे स्विच ऑन कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 रहता है, अगर इसका विक्षेप 0 रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो फिर इनका जो रेशियो आता है वो सेम रहता है। ऐसा भी कर सकते हैं P/R = Q/S, वो भी करेक्ट है। तो ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो आप समझेंगे जरा कि अगर हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस हैं P, Q, R, S, और उनमें से हमको P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू भी पता है, R की वैल्यू भी पता है, लेकिन S की नहीं पता है, तो S एक अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक अज्ञात प्रतिरोध हो जाएगा। उसको यहाँ लगा देंगे हम लोग और ये ब्रिज को बैलेंस कर लेंगे। जब बैलेंस हो जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसमें हम P जानते हैं, Q जानते हैं, R जानते हैं, तो S हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा कब होती है, वो उसकी सुग्राहिता सबसे ज्यादा कब होती है। सुग्राहिता का मतलब होता है जब वो ऐसी कंडीशन जब वो बहुत एक्यूरेटली अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर ले, वो कब कंडीशन आती है। तो उसके लिए आपको जरूरी ये याद रखना है कि चारों जो रेजिस्टेंस हैं दे शुड बी ऑफ इक्वल ऑर्डर, उन सब का क्रम एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस इकाई अंक में आ रहा है, यूनिट में आ रहा है, जैसे 1 से 9 तक की वैल्यू के बीच में है, तो ये भी ऐसी 1 से 9 के बीच होना चाहिए, ये भी 1 से 9 के बीच, ये भी 1 से 9 के बीच। अगर ये 10th में आ रहा है, मतलब 10 से लेकर 99 तक इसकी वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी उसी के बीच में होना चाहिए, इसकी भी और इसकी भी। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा एकदम एक्यूरेट आता है इस एक्सपेरिमेंट में। और अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, जैसे मान लो कि ये 1 है और ये 10 है, ये 10,000 है, तो उससे हमारा आंसर तो आएगा लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो सबका ऑर्डर यानी क्रम सेम होना चाहिए, तभी जाके इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है और इसके बेसिस पे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मीटर ब्रिज। उसको बोलते हैं हम लोग मीटर सेतु। तो ये इसी तरह का है, इसका थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ बना के आपको। यहाँ पर देंगे एक वायर है ए से लेकर सी तक, और इस वायर की टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर।
इसकी लेंथ 1 मीटर होती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। और ए पॉइंट, यहाँ तक ए पॉइंट है पूरा, ये डी पॉइंट है, ये वाला पूरा सी पॉइंट है। आप देखेंगे ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच हमने आर लगा के रखा हुआ है। ये हमारा ए पॉइंट है और डी पॉइंट, इसके बीच में आर लगा हुआ है। डी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में एस लगा हुआ है, तो डी और सी के बीच में एस लगा हुआ है। ए और सी इसके बीच में हमने लगा दिया हमारा सेल, तो ये ए और सी उसके बीच में सेल लगा दिया हुआ है। और डी और बी के बीच में, डी हमारा ये और बी, इसके बीच में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर हमने लिया है और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये जो वायर होता है इसको बोलते हैं हम लोग जोकी, यहाँ पर जोकी लगा रहता है जिसकी हेल्प से हम इस वायर पे टच कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो लेंथ अगर एल है तो बचा हुआ लेंथ रहता है इसका 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ उसकी 100 सेंटीमीटर है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इस एस की वैल्यू को फाइंड करते हैं जो अननोन रेजिस्टेंस है। और उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला स्विच को ऑन कर देते हैं। इसको ऑन करने के बाद में हम इस जोकी को इस ए पर टच करते हैं। यहाँ जैसे हम टच करते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो लेफ्ट में भी कर सकता है, राइट में भी कर सकता है। फिर हम इस जोकी को धीरे धीरे वायर के ऊपर आगे खिसकाते जाते हैं ऐसे ऐसे, और उसका डिफ्लेक्शन धीरे धीरे जीरो की तरफ आने लगता है। जैसे ही वो जीरो पे आता है तो हम रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि लेंथ कितनी आ रही है, वो लेंथ आ रही है एल, और बची हुई लेंथ कितनी है, वो है 100 माइनस एल। तो इस एल को आप पी मान लो, इसको क्यू मान लो, तो ये हो जाएगा पी बाई क्यू इक्वल्स टू पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस, मतलब एल अपॉन 100 माइनस एल इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई एस। तो आपको एस अगर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसमें आर आपको पता रहेगा, ये नॉन रेजिस्टेंस है। और एल कैसे पता करेंगे, अभी जो एक्सपेरिमेंट करा उससे एल पता कर लेंगे। ये वैल्यूज यहाँ पुट करके हम एस यानी कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हालांकि आजकल जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकल भी इसको बना के आपको दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है चीज। मीटर सेतु की अगर आपसे पूछेंगे कि इसका सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होगी, तो आप याद रखना, आपको बोलना है कि जब भी ये बैलेंस पॉइंट वायर के सेंटर में मिड पॉइंट के आसपास मिलेगा तो इसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम रहेगी। अगर कोने कोने पर मिल रहा है तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम रहती है, और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखना है एक्चुअली हमको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल जो है आप सब लोग जानते होंगे कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसका सोर्स है, किस चीज का सोर्स है, उसके ऑप्शन रहते हैं करंट का सोर्स है, चार्ज का सोर्स है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, या एनर्जी का सोर्स है। तो आपको कहते हैं ना एनर्जी का सोर्स है, इससे हमको एनर्जी मिलेगी। चलिए, तो सेल जो है उसमें बेसिकली एक तो बॉक्स रहेगा, एक पात्र रहता है, कंटेनर रहता है, जिसके अंदर हम लोग लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे हमने H2SO4 लिया हुआ है तो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने इसमें लिया हुआ है H2SO4। इसके अलावा इसके अंदर हमने दो मेटल्स के रॉड लगा देते हैं, और ये जो मेटल्स के रॉड है इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स, जिनमें से एक जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, दूसरा वाला नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हम अभी तो ऐसे लिख दिया है, लेकिन असलियत में होता ये है कि इसके अंदर जो है H2SO4 आपने सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें 2H पॉजिटिव आयंस, SO4 डाई नेगेटिव आयंस रहते हैं। और ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो अगर इसके पास जाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये पॉजिटिव बन जाता है। SO4 डाई नेगेटिव आयन इसके पास जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर कोई बल्ब लगा देते हैं, जैसे बल्ब लगा दिया हमने इधर, तो यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हैं, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तोड़कर इधर आने लगते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब करंट फिर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस तरह से ये बल्ब ऑन हो जाता है। तो इस तरह से ये सेल काम करता है। सेल में
जब भी हम कोई सर्किट नहीं लगाए हुए हैं, जैसे बल्ब नहीं लगाया हुआ है या लगाया हुआ है लेकिन स्विच अभी ऑफ रखा हुआ है, हमने ऑन नहीं किया स्विच, तो ऐसी कंडीशन में इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो मैक्सिमम रहता है और उसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। हिंदू में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल, और इसको हम शो करते हैं ई से, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। लेकिन अगर हमने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है, सॉरी कोई दोनों के बीच में रेजिस्टेंस या बल्ब या कोई भी अप्लायंस लगा दिया और ऑन कर दिया, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया है, और ऐसी कंडीशन में अगर इनके बीच का हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसको हम केवल V लिखेंगे और उसे बोलते हैं हम लोग केवल पोटेंशियल डिफरेंस, या कई बार बोल देते हैं इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल विभवांतर, उसको हम शो करते हैं V से, यूनिट इसका भी वही होता है वोल्ट। तो जब भी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई सर्किट नहीं लगा हुआ है, यानी सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में जो दोनों के बीच का विभवांतर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो मैक्सिमम रहता है, उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल ईएमएफ। और अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सेल से करंट जा रहा है, उस कंडीशन में अगर हम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम केवल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यूनिट वही रहता है वोल्ट। अब सेल के अंदर एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं आर से, स्मॉल आर से जनरली लिखते हैं हम लोग। वो क्या चीज है कि जब हम इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं, तो जब करंट इसमें से फ्लो होने लगता है ऐसे, तो उस कंडीशन में करंट के रास्ते में कुछ न कुछ रुकावट आती है। जो अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है सेल का, वो करंट के रास्ते में कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, रुकावट डालता है। उसी रुकावट को बोलते हैं हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम शो करते हैं आर से। और ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर इसमें ये है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं डी लिख रहा हूं, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहता है। दूसरा फैक्टर है इसमें कि इनका कितना एरिया लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, ये एरिया जो है कितना ज्यादा एरिया डूबा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा एरिया डूबा रहता है रेजिस्टेंस उतना ही कम रहता है। ये ऊपर एरो मतलब ज्यादा और नीचे एरो मतलब कम। तो आप याद रखना कि डिस्टेंस ज्यादा दोनों के बीच का तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, और दोनों का ज्यादा एरिया डूबा हुआ है अगर, तो फिर रेजिस्टेंस कम। और थर्ड चीज है इसके अंदर कंसंट्रेशन, मतलब ये जो अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है इसकी सांद्रता, कि कितना गाढ़ा सॉल्यूशन है, कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। और लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में टेम्परेचर की बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये फैक्टर्स आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा या एरिया बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सेल और उसका विद्युत वाहक बल, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें एक रिलेशन आपको जरूर याद रखना है। अगर हमने कोई सेल लगाया हुआ है यहाँ पर और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बाह्य प्रतिरोध है या आंतरिक प्रतिरोध है। सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल ई है। स्विच हमने ऑन करके रखा हुआ है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो होने लग गया। तो अब ये जो बाहर ये अलग से लिखा हुआ है, ये अलग से नहीं होता, सेल का ही पार्ट है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर अब हम इस सेल का दोनों जो एंड्स हैं और स्विच ऑफ करके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हमको ई मिल जाएगा। लेकिन स्विच ऑन करने के बाद अगर हम दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हमको कम मिलेगा, उसको V बोलते हैं। और वो V होता है E माइनस आई आर। ये आपको जरूर याद रखना है, फॉर्मूला है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अगर आपको E दिया हो, R दिया हो तो आप V निकाल सकते हैं। और मतलब कोई भी एक चीज आपको नहीं दी रहेगी वो आप एग्जाम में इजीली निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से। अगर आपसे पूछेंगे कि ये जो R है इसके टर्मिनल्स के बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है।
एक इसमें एक चीज आ जाती है कि अगर सेल से करंट नहीं आ रहा बल्कि सेल को करंट दिया जा रहा है, मतलब सेल की अगर चार्जिंग की जा रही है, जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंडरी सेल होते हैं उनको हम लोग चार्ज भी करते हैं, चार्ज करने के बाद फिर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम उसकी चार्जिंग कर रहे हैं तो फिर हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है E प्लस आई आर। उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो ईएमएफ से ज्यादा आ जाएगा। लेकिन सेल की चार्जिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि सेल की डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, सेल से ही करंट ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। but during charging of a cell the potential difference is greater than its EMF. Okay.